बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ यूनिवर्सल नर्सिंग कॉलेज से। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज हम केएमयू की स्लाइड्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को हम पढ़ने वाले हैं, वो भी स्लाइड्स केएमयू के। केएमयू चूँकि हमारे पेपर केएमयू से बनते, तो इसलिए हम केएमयू की स्लाइड्स पर तवज्जो देंगे आज, और हम फोकस करेंगे एमसीक्यूज़ पर और साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में है। हम भी इस पर थोड़ी सी लंबी वीडियो शायद बन जाए, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट्स में हम तकरीबन 37 तक स्लाइड पढ़ने वाले हैं, और बाद में फिर पल्स शुरू होगा, यानी कि टेम्परेचर तक हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 1 में। और फिर हम इस तरह करते हैं कि पार्ट नंबर 2 को फिर हम पढ़ते हैं इसके अलावा, जिसमें हम फिर पल्स को हम पढ़ेंगे, पल्स को और दूसरे वाइटल साइन को। तो पहले हम 38 या 39 तक हम आज इस वीडियो में स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्लाइड्स को शुरू करते हैं स्टार्ट से। ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन वाइटल साइन। हम वाइटल साइन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन टर्म रिलेटेड टू वाइटल साइन, उन टर्म को भी हम डिफाइन करेंगे जो वाइटल साइन के साथ रिलेटेड। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। हम फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे, किन किन वाइटल साइन के, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर की। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म फॉर द नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन इन द बॉडी। हम डिस्क्राइब करेंगे उन प्रिंसिपल को, और साथ मैकेनिज़्म को भी हम पढ़ेंगे जो नॉर्मल बॉडी में जो होता है थर्मोरेगुलेशन। आइडेंटिफाई वे दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। हम उन तरीक़ों को भी हम डिफ़ाइन करेंगे जो हीट प्रोडक्शन को, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं और जो हीट लॉस होती है बॉडी में। डिफाइन टाइप्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हम टेम्परेचर टाइप्स भी पढ़ेंगे जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसके खसूसियात भी पढ़ेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। आइडेंटिफाइंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फीवर। हम साइन और सिम्टम को भी पढ़ेंगे फीवर के, तो इस पर भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। डिस्कस द नॉर्मल रेंज फॉर द टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। हम इन सारों वाइटल साइन को नॉर्मल रेंज भी पढ़ने वाले हैं। लिस्ट द फैक्टर इफेक्टिंग द फर्स्ट टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन। तो हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन के उन फैक्टर को भी पढ़ने वाले जिस पर असरअंदाज होते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स एंड रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन और पल्स की खसूसियात भी पढ़ने वाले हैं। लिस्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हम उन फैक्टर्स को भी पढ़ने वाले हैं जो मेंटेन करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर को। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड एंड साइट यूज टू मेजर द टीपी एंड बीपी। हम टीपी और बीपी की साइड्स और मेथड्स भी पढ़ने वाले कि कौन कौन से साइड्स है और कौन कौन से मेथड से लिए जाते हैं। रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ द अलर्ट वाइल टेकिंग टीपीआर एंड बीपी। हम उन साइन को भी पढ़ेंगे जो टीपीआर और बीपी में अलर्ट होती है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं वाइटल साइन के। वाइटल साइन असल में क्या होते हैं? वाइटल साइन ये इंडिकेटर है बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस के, यानी कि बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, फंक्शन है, उनके इंडिकेटर कि हमारी बॉडी में किस तरह फंक्शन होती है, नॉर्मल होती है या एबनॉर्मल होती है। तो हमारी बॉडी की फंक्शन को क्या करती है, ये इंडिकेट करती है। एंड रिस्पॉन्स टू फिजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर। और ये रिस्पॉन्स करती है फिज़िकल इन्वायरमेंट को और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर को, यानी कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो होता है उनको रिस्पॉन्स करना, और इसके साथ साथ हमारे ब्रेन के बेस पर जो होता है उनको भी रिस्पॉन्स करना। ये क्या कौन करते हैं? वाइटल साइन। और ये इंडिकेटर है नॉर्मल बॉडी फंक्शन के। कार्डिनल साइन, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वाइटल साइन को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल साइन भी क्या कहते हैं। और ये कौन कौन से? टेम्परेचर, पल्स, respiration and blood pressure. The findings are the gone by the vital organism। यानी कि वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं। और ये कौन कौन से है? एक टेम्परेचर, दो पल्स, तीसरा रेस्पिरेशन एंड चौथा ब्लड प्रेशर। हम इसको रटा करने के लिए हम इसको पी पाकिस्तान पेशावर, BRT पेशावर,
BRT, पेशावर BRT यानी कि पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रिस्पायरेशन एंड टेम्परेचर, पेशावर BRT। तो ये आपको रटा करने में आसानी हो जाती है। ओके, 5वां स्लाइड, वाइटल साइंस आर कॉल्ड कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन भी इसे कहा जाता है बिकॉज ऑफ दियर इम्पोर्टेंस, यानी कि कार्डिनल साइन भी कहा जाता है इसको इसके इम्पोर्टेंस अहमियत की वजह से। कार्डिनल मतलब मेन साइन, कार्डिनल मेन साइन। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस। ये हेल्थ को क्या करती है, इंडिकेट करती है कि हमारे जिस्म में फंक्शन किस तरह होते हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एज दीज इंडिकेट द इफेक्टनेस ऑफ द सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी एंड न्यूरल एंड एंडोक्राइन बॉडी फंक्शन। यानी कि ये इंडिकेटर है हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन के, जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह है, रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, और न्यूरल, और इसके साथ साथ एंडोक्राइन बॉडी फंक्शनल सिस्टम। और ये कौन कौन से है, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेपिलरी रिएक्शन एंड और पेन। इसके साथ इन्होंने 2 और भी ऐड किए, लेकिन ये 4 इम्पॉर्टेंट है पहले फॉर। व्हेन टू टेक द वाइटल साइन, हम कब वाइटल साइन लेते हैं एक मरीज़ के, जब वार्ड में कोई पेशेंट आता है तो नर्स वाइटल साइन लेते हैं। तो कब लिया जाता है वाइटल साइन, अपॉन एडमिशन, जब एडमिट होता है मरीज़ हॉस्पिटल में ऑन अ रूटीन बेस। हम हमेशा भी ये लेते रहते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है पेशेंट का तो उस पर हम रूटीन बेस हम चेकअप करते हैं कि क्या कोई चेंजेस तो बॉडी फंक्शन में नहीं आया है। बिफोर एंड आफ्टर इन्वेंसिव प्रोसीजर, जब कोई इन्वेंसिव प्रोसीजर होता है उससे पहले और बाद में, यानी कि जब कोई ऑपरेशन होता है तो हम इससे पहले भी और बाद में भी, बिफोर एंड आफ्टर इन्वेंटेशन ऑफ मेडिकेशन, जब हम मेडिसन देते हैं तो बॉडी पर किस तरह इफ़ेक्ट असरअंदाज होते हैं मेडिसन, तो हम उससे पहले और बाद में भी लेते हैं वाइटल साइन। इस तरह डिटोरेशन ऑफ द पेशेंट जनरल कंडीशन, जब पेशेंट की कोई जनरल कंडीशन में चेंजेस आए, यानी कि हेल्थ में कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है, तो हम ये लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट में इन्फ्लुएंस द वाइटल साइन, नर्सिंग इंटरवेंशन से पहले और बाद में, क्योंकि शायद ये वाइटल साइन को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, चेंज करे। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम भी पहले और बाद में लेते हैं। जब नर्स इंटरवेन करता है पेशेंट के साथ, प्रेयर टू मेडिकल सर्जरी इमरजेंसी, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तब भी हम वाइटल साइन को लेते हैं कि पेशेंट एक ख़ास इमरजेंसी के साथ आया, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, पल्स के चेक किया जाता है और ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। टेम्परेचर इसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले, तकरीबन इसके 7 से लेकर बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर पर, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है और डिटेल में है। तो ये तकरीबन 37 तक है और बाद में फिर 38 पल्स आता है। तो हम 7 से लेकर 37 तक आज पढ़ने वाले हैं। कहाँ गया 7वां, ये है टेम्परेचर। असल में टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये क्या है, बॉडी का गर्म होना या सर्द होना, उसका टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि हम अमूमन कहते हैं कि ये बॉडी गर्म है या ये बॉडी सर्द है, ठंडी है, तो हम इसका मतलब है इसका टेम्परेचर। और इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये बैलेंस है किन के दरमियान, जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है और हीट लॉस करता है, यानी कि बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी से जो हीट लॉस होती है, तो ये बैलेंस होता है। हीट प्रोड्यूस हीट लॉस्ट इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर से मुराद क्या है, हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस माइनस हीट लॉस। जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है, ऐसे जब हीट लॉस किया जाए तो इसका इस बैलेंस को बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है। टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, कोर टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर वो टेम्परेचर होते हैं
जो डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जो टिश्यू जो अंदरूनी जो अज़ा है, जो टिश्यू है, उनका टेम्परेचर है। इट रिमेन कांस्टेंट, और ये एंड वेरी लेटर एज 1 फ़ारेनहाइट एक्सेप्ट व्हेन अ पर्सन हैज़ अ फीवर वी मेजर इट विद अ थर्मोमीटर। ये अमूमन कांस्टेंट भी रहता है और चेंज भी होता है अक्सर, लेकिन बहुत कम, 1 फ़ारेनहाइट 1F, एक्सेप्ट उसके बगैर जब पेशेंट का बुखार होता है, और ये हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। सरफेस टेम्परेचर कौन सा है? बाय कंट्रास्ट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस और द स्किन फ्लक्चुएट राइज और फॉल इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। सरफेस टेम्परेचर नाम से ज़ाहिर होता है, ये सरफेस ऑफ द स्किन टेम्परेचर है, और ये फॉल और ज़्यादा होता है, कम होता है इन्वायरमेंट, जो बाहर इन्वायरमेंट है उसकी वजह से। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कौन सा है? इज़ इन नॉट एग्जैक्ट पॉइंट ऑन अ स्केल, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है जिससे हम कह सकें ये नॉर्मल है, बल्कि बॉडी पर डिपेंड करता है। बट अ रेंज ऑफ द टेम्परेचर व्हेन मेजर ओरली फॉर एन एडल्ट ऑन एन एवरेज इट इज़ बिटवीन 36 to 38 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 96 to 100। अब ये भी MCQ आ सकता है कि ओरली एक एडल्ट का एवरेज कितना टेम्परेचर है? 36 to 38 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 96.8 to 100 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा कि कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट एट डैश, कोर बॉडी टेम्परेचर कब हाईएस्ट होती है? पीक पर होती है। ये MCQ याद रखो, अपने साथ लिख लो, लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून याद रखो, लेट आफ्टरनून में कोर बॉडी टेम्परेचर यानी कि टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट पीक पर होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। आगे जाते हैं। ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, द सिस्टम दैट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट्स है जो रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। नंबर 1 सेंसर इन दी पेरिफेरल एंड इन द कोर, इन इंटीग्रेटर इन दी हाइपोथैलेमस एंड इफेक्टर सिस्टम दैट एडजस्ट द प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ द हीट। 3 तरीक़ों से रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर। सेंसर की वजह से जो बॉडी में पेरिफेरल और जो कोर के बेस पर होता है। सेंसर के ज़रिए जो पेरिफेरल और कोर में मौजूद होते हैं, ये स्पेसिफिक सेंसिटिव ये सेंसर होते हैं बॉडी में टिश्यू लेवल पर, और इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस, और इसके साथ साथ इफेक्टिव सिस्टम यानी कि मसल्स जो हीट को प्रोड्यूस भी करते हैं और लॉस भी करते हैं। तो ये 3 तरीक़ों से। मोस्ट सेंसर और सेंसरी रिसेप्टर आर इन द स्किन। अभी ये सेंस आ गया ना कि सेंसर कौन से है? ये स्किन में होते हैं। द स्किन हैज़ मोर रिसेप्टर एंड कूल, हैज़ मोर रिसेप्टर फॉर कूल देन वार्म। ये भी MCQ जा सकता है कि स्किन में रिसेप्टर जो कूल के लिए है वो ज़्यादा है किससे? वार्म से। देयरफॉर द स्किन सेंसर डिटेक्ट द कूल मोर इफेक्टिवली देन वार्म। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी सर्द मौसम को ज़्यादा महसूस करता है कंपेयर टू गर्म मौसम के। when the skin becomes chilled or the entire body their physiological process to increase the body temperature take place। जब स्किन क्या करते हैं? चिल महसूस करते हैं, यानी कि सर्दी, और वो कौन कौन से है? और वो होते हैं शेवरिंग, इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन। जब हमारी बॉडी को सर्दी लगे तो शेवरिंग प्रोड्यूस इंक्रीज होती है, शेवरिंग की बॉडी का कांपना। स्वेटिंग इज़ इनहिबिटेड टू इंक्रीज द हीट लॉस। स्वेटिंग को क्या करता है? इनहिबिट करता है, क्योंकि वो हीट लॉस करता है। वेसल कंस्ट्रक्शन डिक्रीज द हीट लॉस, वेसल्स का सुकड़ जाना, और इसके जब सुकड़ जाए वेसल्स तो आगे ब्लड नहीं जाता स्किन को, तो ये क्या करता है? हीट लॉस को डिक्रीज़ करता है, तो इससे बॉडी में हीट कंज्यूम रहती है। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस व्हेन द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट लॉस द पर्सन इज इन द हीट बैलेंस। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर को, कोशिश करती है कि बॉडी की टेम्परेचर को न तो ज़्यादा कम करने दे, न तो बहुत ज़्यादा होने दे। इसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये बैलेंस है
हीट प्रोडक्शन के और हीट लॉस के थर्मल रेगुलेशन बैलेंस होता है, यानी कि बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है हीट लॉस के। जितना बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है तो उसके बराबर हीट लॉस भी होती है, क्योंकि न तो ज़्यादा लॉस होनी चाहिए, न तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो इसके वजह से थर्मल रेगुलेशन होता है, बैलेंस करता है हीट प्रोडक्शन को और हीट लॉस को। हीट दो तरीक़ों से करता है, हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। ये भी याद रखो कि हीट प्रोडक्शन जब बॉडी में होती है तो उस प्रोसेस को थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, आगे इसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हीट प्रोडक्शन किन तरीक़ों से होता है? बेसल मेटाबॉलिकल रेट और मसल एक्टिविटी, इसके अलावा थायरोक्सिन, इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट और BMR इज द टोटल नंबर ऑफ द कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म द बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन लाइक ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटिंग एटसेट्रा। बेसल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट और BMR इज द टोटल नंबर ऑफ द कैलोरीज that your body needs to perform the basic life sustaining function like breathing and circulation etc. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ये वो टोटल नंबर ऑफ द कैलोरीज है जो हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है हमारे नॉर्मल ज़िंदगी को गुजारने के लिए। जैसे कि हम सांस लेते हैं, सर्कुलेशन और दूसरे फंक्शन बॉडी में होते हैं, तो इसके लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट का होना ज़रूरी होता है। मसल एक्टिविटी, इसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। बॉडी सेल्स आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी है, ATP एनर्जी है, पैकेट है, एंड दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी में क्या होता है? नॉर्मल ATP का ब्रेकडाउन होता है। ATP क्या होता है? ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी है, एनर्जी की शक्ल में हमारी बॉडी में ये मसल में स्टोर होती है। जब हीट की ज़रूरत होती है तो मसल एक्टिविटी, मसल्स में ATP ब्रेकडाउन होते हैं, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। तो ये दो तरीके हुए हीट प्रोडक्शन के। अभी तीसरा तरीका थायरोक्सिन। थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी मोस्टली लीडिंग टू इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो थायरोक्सिन रिलीज़ होती है। ये थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होती है, हार्मोन्स है। तो ये क्या करता है? BMR जो भी हमने पढ़ा इसको इंक्रीज़ करता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो जाए। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये भी हार्मोन्स है। ये क्या करते हैं? these are released by the adrenal medulla and nervous system respectively। ये एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है जो नर्वस सिस्टम पर असरानंदाज होती है। दे आर द फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी है दैट आर रिलीज व्हेन द बॉडी इज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। ड्यूरिंग स्ट्रेस मच ऑफ द बॉडी एनर्जी इज रिलीज टू कम्बेट इमीडिएट डेंजर। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन कौन से हार्मोन्स है? ये भी हार्मोन्स है, ये भी हीट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि ये रिलीज़ होते हैं एड्रिनल मेडुला और नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं? ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। ये वेसल्स को या तो तंग करती है या तो और भी खुला करती है ताकि ब्लड तो या तो कम हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए। जब हमारी बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है तो फिर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है जिसमें स्वेटिंग नहीं होता क्योंकि वेसल्स तंग होते हैं। कंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्लड वेसल्स तो कट जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जाता। और जब नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है? नॉन एपिनेफ्रिन ये वेसोडाइलेशन करता है, ब्लड को और ज़्यादा तेज स्किन की तरफ बढ़ने देता है ताकि ये स्वेटिंग करे और हीट को लॉस करे। तो ये दोनों हार्मोन हैं जो हीट प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट किरदार रखते हैं। हीट लॉस किन तरीक़ों से होता है? रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और कन्वर्जन और वेपोराइजेशन से। रेडिएशन, द एमिशन ऑफ द एनर्जी एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द बॉडी। रेडिएशन नाम से ज़ाहिर होता है ये रेडिएशन होते हैं और ये हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, इसकी वजह से भी हीट लॉस होता है।
और ये भी याद रखो कंडक्शन से इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन सर्फेस टू अदर सर्फेस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट इज ट्रांसफर विद सॉलिड मटेरियल। जब हम कोई कपड़े को लेते हैं कपड़ा तो उसको अपनी बॉडी पर रखते हैं तो उससे हीट या बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, बॉडी को टच करना होता है किसी चीज़ से। कन्वेक्शन किस तरह होता है? इट इज़ द रिपल्शन ऑफ द हीट बाय द एयर करंट्स। ये कन्वेक्शन क्या होता है? ये हीट का लॉस होता है थ्रू एयर्स। एयर में इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बॉडी से निकलते हैं तो हीट लॉस होता है। कन्वर्जन वेपराइजेशन नाम से ज़ाहिर होता है, इसमें वेपर्स बॉडी स्वेटिंग करता है और एवपोरेशन होती है हमारे बॉडी से मॉइस्चर फ्रॉम द रेस्पिरेशन ट्रैक फ्रॉम द म्यूकस ऑफ द एज वेल एज फ्रॉम द स्किन। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हीट लॉस होता है, रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और कन्वर्जन और वेपराइजेशन से। RCCC। तो आपने ये भी याद रखना है कि नॉर्मल रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एडल्ट्स के लिए कौन कौन से है। ओरल का नॉर्मल टेम्परेचर और टेम्पेनिक का क्या है एडल्ट्स के लिए? 37, ये याद रखो 37। और फ़ारेनहाइट में 98.6, रेक्टल का 37.6 और फ़ारेनहाइट में 99.6 और एक्सेलरी का 36.4 और फ़ारेनहाइट में 97.6। तो ये मुख्तलिफ रेंज है टेम्परेचर के जो हम मुख्तलिफ साइड से लेते हैं, ओरल और टेम्पेनिक से, रेक्टल से और एक्सेलरी से। तो ये नॉर्मल बॉडी रेंज है एडल्ट्स के लिए। MCQs किस तरह आ सकता है? ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि रेक्टल इज़ द मोस्ट एक्यूरेट साइड फॉर द टेम्परेचर। सही है, रेक्टल मोस्ट एक्यूरेट है टेम्परेचर लेने के लिए। और ओरल इज़ द मोस्ट कॉमन, ओरल ये मोस्ट कॉमन है, अमूमन ओरल से हम टेम्परेचर लेते हैं। और एक्सेलरी इज़ द लीस्ट एक्यूरेट, ये लीस्ट एक्यूरेट सबसे कम एक्यूरेट एक्सेलरी के जो जब हम टेम्परेचर लेना चाहे तो ये लीस्ट एक्यूरेट है। तो ये MCQs थे, 3 MCQs थे, आपको ये याद रखनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉडी इन टेम्परेचर, वो कौन से फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करती है? वो है एज, बिल्कुल, डायर्नल वेरिएशन और इस तरह एक्सरसाइज, हार्मोन्स, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट। एज किस तरह करती है, इफेक्ट करती है टेम्परेचर को? इन्फेंट्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर को सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ते या कम होती है तो इन्फेंट ज़्यादा मुतासर होते हैं। और इसके बाद चिल्ड्रन मोर लायबल देन एडल्ट, और इसके साथ चिल्ड्रन एडल्ट से ज़्यादा, और एल्डरली जो आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, जो बूढ़े होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल, उनमें थर्मोरेगुलेशन बहुत कम होता है। जैसे कि अभी हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट को पढ़ा तो वो बहुत कम होते हैं थर्मोरेगुलेशन, तो इसकी वजह से एज असरानंदाज होता है टेम्परेचर पर। डायर्नल वेरिएशन, डायर्नल वेरिएशन से क्या मुराद है? डायर्नल वेरिएशन से मुराद है दिन के लिहाज से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे, बॉडी टेम्परेचर चेंज होती है दिन के साथ, वेरिंग एज मच एज 1 डिग्री, 1 डिग्री के साथ, मतलब 1 डिग्री कभी कम होती है बॉडी में, कभी ज़्यादा होती है टेम्परेचर। बिटवीन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, वो अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह और लेट आफ्टरनून, और आफ्टरनून उसके आफ्टरनून के साथ। The point of the highest body temperature is usually reached between 8 p.m. and 12 midnight, and the lowest point is reached during the sleep between 4 a.m. to 6 a.m. तो यहाँ पर है बॉडी का द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर, जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है वो कब पहुँच जाती है? 8 p.m. से 12 बजे तक, मिडनाइट, रात को। लोवेस्ट पॉइंट सर्द कब बन जाती है? इज रीच ड्यूरिंग द स्लीप बिटवीन 4 a.m. एंड 6 a.m. यानी कि पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी की जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है वो 8 p.m. से 12 बजे तक है। जो लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर वो सोने के दरमियान है, दौरान है, 4 बजे से 6 बजे तक। एक्सरसाइज, बिल्कुल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होता है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर लॉस करता है। हार्मोन्स,
व्हेन women usually experience more hormones fluctuation than men, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन इन द वोमेन राइज द बॉडी टेम्परेचर। प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल में सिक्रेट होती है और ये क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को राइज करती है। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस यानी एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन ये हार्मोन ये इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन। स्ट्रेस जब होता है, जब आप गुस्सा होते हैं फ्लाइट एंड फाइट के फॉर्म में, तो आप में एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से हीट लॉस होता है। एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट सर्द होती है तो बॉडी को सर्दी लगती है, और जब ज़्यादा गर्मी होती है बाहर तो फिर बॉडी को गर्मी महसूस होती है। तो एनवायरनमेंट भी फैक्टर होता है, बॉडी टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है। एल्टरेशन इन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में किस तरह चेंज आता है। द नॉर्मल रेंज फॉर द एडल्ट इज कंसिडर्ड टू बी 36 एंड 37.5 डिग्री, 96.8 फ़ारेनहाइट टू 99.5 फ़ारेनहाइट। यह भी हमने पढ़ा कि 36 और 37.5 ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में 96.8 टू 99.5। तो ये अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पायरेक्सिया और हाइपोथर्मिया यानी कि फेवर, पायरेक्सिया क्या होता है और हाइपोथर्मिया। ओके, पायरेक्सिया बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया। जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से अबव हो 36 और 37.5 से ज़्यादा हो या कम हो तो इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं, अबव ज़्यादा हो। वेरी हाई फीवर सच इज 41 डिग्री और 105.8 फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि बहुत ज़्यादा पायरेक्सिया और का बुखार होना 41 डिग्री तक, तो इसको हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फेब्राइल, द क्लाइंट हु हैज़ द फीवर इज रेफर्ड एज अ फेब्राइल। फेब्राइल जब किसी पेशेंट को बुखार हो तो इसको फेब्राइल कहा जाता है। एफेब्राइल इसके ऑपोजिट है द वन हु डज नॉट, जब उसको कोई फीवर या पायरेक्सिया ना हो तो इसको एफेब्राइल कहा जाता है। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया के अभी हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया वो होता है जो 99 और 100 फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है, और मॉडरेट पायरेक्सिया वो होता है जब 100 से लेकर 103 तक होता है। हाइपर पायरेक्सिया जब बॉडी टेम्परेचर 103 से 105 तक होता है, और हाइपर पायरेक्सिया जब 105 से अबव होता है। तो आपने ये सीक्वेंस के लिहाज से याद रखना है, 99 टू 100, 100 टू 103, 103 टू 105, 105 से जब अबव हो जाए तो इसको हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपने बार बार ये दोहराना होगा, अपने साथ लिख ले, ये प्रैक्टिस कर ले कि लो पायरेक्सिया और मॉडरेट पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया कैसे कहते हैं। अब कुछ ही स्लाइड रखते हैं हमारे टेम्परेचर को ख़त्म करने के लिए। कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर के कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं। इंटरमीडिएट फीवर, रेमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, कांस्टेंट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर कौन सा फीवर होता है। द बॉडी टेम्परेचर एल्टर एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ द फीवर एंड पीरियड ऑफ द नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि मलेरिया में होता है। मलेरिया में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि कभी तो नॉर्मल होता है और कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इनके दरमियान क्या होता है, नॉर्मल और फीवर के दरमियान जो टेम्परेचर का चेंज होना होता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो इसको इंटरमीडिएट मतलब दरमियान, तो ये इंटरमीडिएट फीवर होता है। मलेरिया इसका एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ है। रेमिटेंट फीवर, अवॉइड रीजन ऑफ द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है, यानी कि मोर देन 2 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। रेमिटेंट फीवर में 2 डिग्री से ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, ये 24 घंटों की पीरियड में, यानी कि 24 आवर में ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। ऑल ऑफ विच आर अबव द नॉर्मल, ये क्या होता है, नॉर्मल से अबव होता है, और 2 डिग्री के फ्लक्चुएशन के साथ, जैसे कि इन्फ्लुएंजा में होता है, जो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। रिलैप्सिंग फीवर, शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज आर इंटरप्रेस्ड विद अ पीरियड ऑफ 1 और 2 डेज ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन एक दिन में या दूसरे दिन में, मतलब कि दिन लेते हैं इसमें,
तब बुखार बार बार आ जाता है, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद, तो ये रिलैप्सिंग दोबारा रिलैप्स होता है फीवर का। कांस्टेंट फीवर नाम से ज़ाहिर होता है द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव द नॉर्मल, जैसे कि टाइफाइड फीवर। इसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, लेकिन अबव से नॉर्मल होता है, जैसे कि टाइफाइड फीवर में। तो ये इसका डायग्राम है। फीवर स्पाइक, इसमें क्या होता है, अ टेम्परेचर दैट राइजेस टू फीवर लेवल रिपीटली फॉलोइंग अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड देन रिटर्न्स टू नॉर्मल विद इन फ्यू आवर्स इज कॉल्ड अ फीवर स्पाइक। जैसे कि बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन ऑफ्टन कॉज फीवर स्पाइक। फीवर स्पाइक में क्या होता है कि टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी अचानक बढ़ जाता है कुछ ही घंटों में, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन, जब ब्लड का इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, तो ये काज करते हैं फीवर स्पाइक को। अचानक टेम्परेचर का राइज होना फीवर स्पाइक, यानी कि स्पाइक बनाते हैं, अचानक इंक्रीज होता है टेम्परेचर। इनवर्स फीवर, द हाईएस्ट रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग और एंड लोएस्ट इन द इवनिंग। ये इनवर्स फीवर कौन सा है, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है मॉर्निंग घंटों में और कम होता है इवनिंग रात को। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर कौन सा है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो टेम्परेचर इज़ वेरी ग्रेट। जब टेम्परेचर लो और हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गैप हो तो इसको हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर कहा जाता है। हाइपोथर्मिया, हाइपो मीन कम, थर्मिया मीन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का कम होना। हाइपोथर्मिया इज अ कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल 95 फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री। द थ्री फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथर्मिया आर excessive heat loss, inadequate heat production to countless heat loss, impaired hypothermic thermoregulation। हाइपोथर्मिया किसे कहा जाता है, टेम्परेचर का कम होना और ये कोर बॉडी टेम्परेचर का कम होना, यानी कि टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर 35 डिग्री से और 95 फ़ारेनहाइट से। और ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है, एक्सेसिव हीट लॉस की वजह से। जब ज़्यादा हीट लॉस होता है या क्या होता है, बैलेंस नहीं होता हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में, या हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन में जब कोई चेंज आता है, यानी कि नर्व सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो उसमें कोई चेंज आता है। इफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू आर डैमेज्ड बाय द फ्रीजिंग कोल्ड, दिस रिजल्ट इन frostbite. Frostbite is most commonly occurs in the hand, feet, nose, and ears, in which in crystal forms inside the cell and damaged. जब स्किन में क्या होता है, जब स्किन में टिश्यू डैमेज होते हैं ज़्यादा सर्दी की वजह से, तो इसमें क्या होता है, फ्रोस्ट बाइट होता है। फ्रोस्ट बाइट ये भी एमसीक्यू जा सकता है। फ्रोस्ट बाइट की वजह से होता है जब स्किन में टिश्यू डैमेज होते हैं कोल्ड की वजह से। तो ये फ्रोस्ट बाइट ये बहुत कॉमन होता है हाथों में, पाँव में, नोज़ में और कानों में जो आइस क्रिस्टल बनते हैं सेल्स में और डैमेज करते हैं इसको। तो इसकी वजह से भी हाइपोथर्मिया होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से है, डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, पल्स एंड रिस्पिरेशन। जब बॉडी टेम्परेचर बॉडी की कम हो जाए या पल्स या रिस्पिरेशन, तो समझ आए कि आपको हाइपोथर्मिया है। या शेवरिंग, जब आप कांपते हैं, कूल जब आप महसूस करते हैं, जब कूल महसूस करते हैं, जब स्किन ये जर्द हो जाए और वैक्सी स्किन हो जाए। फ्रोस्टबाइट यानी कि स्किन डिस्कलराइज हो जाए, ब्लस्टर नोज फिंगर। हाइपरटेंशन होता है इसकी वजह से, और इसके साथ साथ हमारा जो यूरिन है वो भी कम हो जाता है, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाता है हाइपोथर्मिया की वजह से। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, डिसओरिएंटेशन, ड्रोजीनेस, प्रोग्रेशन टू कोमा। और इसके साथ साथ मसल पर भी असरअंदाज होता है हाइपोथर्मिया, यानी कि जब टेम्परेचर बॉडी में कम हो जाए तो इसकी वजह से मसल में भी चेंजेस आते हैं। साइज टू मेजर द टेम्परेचर, ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पोरल आर्टरी, यानी कि हम इन साइड्स से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा कि रेक्टल इज़ द मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर, रेक्टल।
और oral is the most common and auxiliary is the least accurate. टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ये थर्मामीटर्स ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ शेप्स में आते हैं। ये सारे थर्मामीटर जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। थर्मामीटर ये क्या होता है, ये स्टेम होता है, ये सारा जो बॉडी है ये मरकरी बल्ब होता है और ये इसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, मरकरी कॉलम होता है ये, और ये इसके ऊपर स्केल होता है। थर्मामीटर, टू पार्ट्स ऑफ द थर्मामीटर, बल्ब एंड स्टेम। जैसे कि हमने पढ़ा बल्ब क्या होता है, ये छोटा सा हिस्सा बल्ब, और ये सारा जो हिस्सा है ये स्टेम होता है। बल्ब इज़ अ फ्रेजाइल पार्ट्स कंटेनिंग मर्क्यूरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये फ्रेजाइल पार्ट होता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है, और जिसमें मर्क्यूरी होता है सेंसिटिव टू टेम्परेचर को बहुत सेंसिटिव होता है। स्टेम क्या होता है, स्टेम इज़ अ होलो ट्यूब इन विच मर्क्यूरी कैन राइज। स्टेम ये ट्यूब होता है शीशे का जिसमें मर्क्यूरी ऊपर या नीचे जाता है। देयर आर टू स्केल्स, फ़ारेनहाइट एंड केल्सियस, दो स्केल होते हैं, जो फ़ारेनहाइट का होता है और केल्सियस का। Mercury, a liquid metal with ciliary appearance, is used as thermometer because it is very sensitive to small changes in temperature. Expansion of the mercury is uniform, easily visible. Mercury क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड मेटल है। असल में मरकरी जैसे कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, ये सिल्वरी रंग का होता है, और ये थर्मामीटर में इसलिए यूज़ होता है कि ये बहुत सेंसिटिव होता है। जब भी आप थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर बहुत जल्दी ऊपर या नीचे जाता है, तो ये मर्क्यूरी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर सेफ्टी प्रिकॉशन, होल्ड रेक्टल एंड एक्सिलरी थर्मामीटर इन प्लेस। आपको होल्ड करना है थर्मामीटर को जब आप रेक्टल या एक्सिलरी में आप रखते हैं, यानी कि आपने वहाँ पर पकड़ते रहना है। स्टे विद रेजिडेंट व्हेन टेकिंग टेम्परेचर, आपने वहाँ पर खड़ा रहना है जब आप टेम्परेचर लेते हैं। प्रायर टू यूज द शेक लिक्विड इन ग्लास डाउन, आपने क्या करना होता है, शेक करना होता है पहले, इस्तेमाल करने से पहले। शेक थर्मामीटर अवे फ्रॉम द रेजिडेंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट, आपने शेक करना होता है थर्मामीटर को हार्ड ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर, या उस रेजिडेंट से जिसमें आप रेक्टल या एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं। वाइप फ्रॉम द इन टू टिप ऑफ द थर्मामीटर प्रायर टू रीडिंग, आपने क्या करना होता है, वाइप आपने साफ करना होता है थर्मामीटर को जब रीडिंग सही तरीके से रीड हो जाए। Delay taking oral temperature for the 10 to 15 minutes if the resident has been smoking, eating or drinking hot cool liquid. आपने 10-15 मिनट तक इंतज़ार करना होता है जब पेशेंट अगर कोई लिक्विड पीता है और या स्मोकिंग करता है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है 37, हमने टेम्परेचर को कवर किया, इसके बाद पल्स शुरू होता है। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है। ओरल इज़ द मोस्ट कॉमन मोस्ट कन्वीनियंट, ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट कन्वीनियंट है ओरल, और रेक्टल है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर है देन ओरल, ये ओरल से 1 डिग्री हायर है और ये मोस्ट एक्यूरेट है रेक्टल, और एक्सिलरी लीस्ट एक्यूरेट है, सबसे कम एक्यूरेट है, और ये 1 डिग्री चूँकि फ़ारेनहाइट कम है इसलिए। और टेम्पेनिक ये कौन सा टेम्परेचर है, ये एयर कैनाल में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है इस स्लाइड्स के। इसके अलावा एक फार्मूला है, ये भी पेपर में अक्सर आता रहता है, कि जब आप फ़ारेनहाइट को केल्सियस में चेंज करते तो उसके लिए आपने फार्मूले को अप्लाई करना है। फ़ारेनहाइट -32 और ज़रबे 5/9, ये फार्मूला है। और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, C × 9 डिवाइड बाय 5 और इसके साथ +32। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आते रहते हैं, तो आपने ये दोनों फार्मूलों को याद रखना है, ये दोनों फार्मूलों को आपने याद रखना है। तो आज तक इतने ही हमारा फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट को मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा जिसमें हम दूसरे वाइटल साइन को पढ़ेंगे।
पल्स और दूसरी रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को ऐसे सारों को हम डिटेल में पढ़ने वाले दूसरे हिस्से में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई क्वेश्चन हो। अल्लाह हाफिज़।